मेरा नाम आदित्य राज सिंह है। मैं पेशे से इतिहासकार हूँ, पर सच कहूँ तो इतिहास मेरे लिए सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि सांस लेती हुई परछाइयाँ हैं। मैंने अपने करियर में मुगल वास्तुकला के पतन को बीकानेर के संग्रहालयों में दर्ज किया, राजपूताना युद्धों को जयपुर की धूल भरी पांडुलिपियों में खोजा और दिल्ली की पुरानी हवेलियों की दीवारों पर छुपे नामों को पढ़ा। इतिहास मेरे लिए सिर्फ पेशा नहीं, खून में घुल जाने वाली ऐसी लत है, जिसने मुझे हमेशा खंडहरों और भूली हुई कहानियों की ओर खींचा है। लेकिन दुर्गमगढ़, उसने मुझे इतिहासकार नहीं, एक गवाह बना दिया। लोग कहते हैं, दुर्गमगढ़ में इतिहास देखने नहीं, उसे अपनी सांसों में फुसफुसाते हुए सुनने जाते हैं। अरावली की टूटी रीढ़ पर टिके इस प्राचीन किले का नाम लेते ही हवा भारी हो जाती है। बाहर से यह सदियों से वीरान लगता है, पर भीतर वह मौन नहीं है जिसे हम सुनते हैं, वह सन्नाटा है जो हमें सुनता है। दुर्गमगढ़ की पत्थर की दीवारें रात होते ही जैसे सांस लेने लगती हैं। पुरानी सीढ़ियां ऐसे चरमराती हैं जैसे कोई अदृश्य कदम पीछे पीछे चल रहा हो। हवाएं वहां सिर्फ बहती नहीं, बोलती हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा किला एक साथ फुसफुसाता है, जैसे किसी भूले हुए युद्ध का बयान दे रहा हो। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति वहां अकेले प्रवेश करता है, वह दीवारों पर उकेरे निशान देखता है, लेकिन जो देर तक रुके, वे उन्हीं निशानों को हल्का हल्का सरकते हुए भी देखते हैं। मानो किले की आत्मा उस इतिहास को जीवित रखे हुए है जिसे दुनिया भूल चुकी है। और मैं, एक इतिहासकार होकर भी, उस रात दुर्गमगढ़ में जो सुना, वह किसी भी इतिहास में दर्ज नहीं था। वह सीधे मेरी नसों में उतर गया। ये दिसंबर 2019 की बात है, सर्दी का वो मौसम जब धूप भी किसी बूढ़े की सांस की तरह ठंडी और थकी हुई लगती है। मुझे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक विशेष टीम के साथ चित्तौड़गढ़ के पास स्थित एक प्राचीन, भूला बिसरा दुर्ग, दुर्गमगढ़ का ऐतिहासिक सर्वेक्षण करने का आदेश मिला था। फाइलों में इसे अत्यंत पुराने राजवंश के सैन्य अवशेष कहा गया था, लेकिन स्थानीय रिकॉर्ड में इसके सामने सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, लाल मौत का किला। मेरे वरिष्ठों ने मिशन दिया था कि मैं किले के अंदर के भग्न हिस्सों का दस्तावेज बनाऊं, उसके भीतरी घेरे में स्थित गुप्त सुरंगों का नक्शा तैयार करूं, और यह जांच करूं कि किला सुरक्षा के लिहाज से पुनः खोला जा सकता है या नहीं। कहा जाता था कि सदियों पहले वहां एक रक्तरंजित नरसंहार हुआ था, पर दस्तावेज अधूरे थे। मेरा काम था सच निकालना। मैं चित्तौड़गढ़ पहुंचा और रुकने के लिए एक पुराना लेकिन साफ सुथरा डाक बंगला मिला। उसे दशकों पहले अंग्रेजों ने बनाया था। ऊंची छतें, लकड़ी की बीमों पर टंगी पुआल की गंध, और हवा में हल्का सा फफूंद का स्वाद। रात में उसकी खिड़कियां ऐसे चरमराती थी जैसे कोई बाहर से दबाकर उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैं थका हुआ था, सो मैंने इन आवाजों को अनसुना कर दिया। अगली सुबह मैं अपनी सरकारी जीप लेकर दुर्गमगढ़ की ओर निकला। रास्ता सुनसान और ऊबड़ खाबड़ था। चारों तरफ सूखे पेड़ थे, जिनकी काली शाखें ऐसे लग रही थी जैसे आकाश को नोचने की कोशिश कर रही हो। सड़क धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते में बदली, और फिर मिट्टी भी खत्म हो गई। बस पथरीली ढलानें और टूटे चट्टानों के रास्ते बच गए। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद एक छोटे से गांव पर मेरी नजर पड़ी। वही गांव जिसके पार सूखा नाला था और जिसका सामना करते हुए दुर्गमगढ़ अकेला खड़ा था। किला दूर से कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे पहाड़ की चोटी पर बैठे किसी प्राचीन दैत्य की राख जम गई हो। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, ग्रामीण मेरे चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे मैं कोई अवांछित मेहमान हूं। साहब, आप कहां जा रहे हो? एक आदमी ने पूछा। दुर्गमगढ़ के लिए आया हूं, मैंने मुस्कुराकर कहा। इतिहास का सर्वे करना है। गांव का माहौल अचानक बदल गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, हवा में एक अनजाना डर घुलने लगा। तभी गांव का बुजुर्ग मुखिया मेरे सामने आया। उसकी आंखों में ऐसा भय तैर रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह धीमी आवाज में बोला, वहां मौत सोती है साहब, उसे जगाए मत। मैंने हल्की हंसी में बात टाल दी, अरे, हर गांव के अपने किस्से होते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर हंसी की जरा भी झलक नहीं थी, सिर्फ पीढ़ियों से चला आ रहा वही सच्चा और गहरा भय, जो कभी झूठ नहीं होता। मैंने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा किया और आगे बढ़ा। जैसे ही मैं किले के फाटक के पास पहुंचा, वह दृश्य असामान्य रूप से स्थिर लग रहा था। जंग लगे लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा मुख्य फाटक धूप में भी ठंडा था।
दीवारों पर उगी काली काई पिघलते खून की तरह टपकती दिखती थी, और भीतर से आती हवा सर्द नहीं थी, बल्कि भारी थी, जैसे किसी बहुत पुराने कमरे का दरवाजा अभी अभी खुला हो। और तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किले के अंदर सन्नाटा नहीं था। वहां कहीं गहराई में एक धीमी कंपन सी धड़कन गूंज रही थी, मानो पत्थर भी किसी अंधेरे इतिहास को अब भी जी रहा हो। फिर भी मैं भीतर कदम रखता चला गया, और वह कदम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। पहले दिन मैं सिर्फ किले को बाहर से देखकर लौट आया था, लेकिन वह दृश्य मेरे साथ ही लौट आया, मेरी सांसों में, मेरी सोच में, और मेरी नींद की हर करवट में। दुर्गमगढ़ की टूटी दीवारें मैंने पीछे छोड़ दी, पर उनकी खामोशी मेरे साथ चलती रही। दिसंबर 2019 की ठंडी सुबह थी। मैं चित्तौड़गढ़ के पुराने डाक बंगले में उतरा था, वही जगह जहां लकड़ी की बीमों में समय की गंध बसती है और खिड़कियां रात में ऐसे हिलती हैं जैसे कोई उन्हें बाहर से धकेल रहा हो। मुझे पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए दुर्गमगढ़ भेजा गया था, एक काम जो सरकारी फाइलों में सामान्य था, लेकिन स्थानीय लोगों की नजरों में मौत से खेलने जैसा। सुबह नौकर ने चाय रखते हुए ही चेतावनी दी थी, साहब, उस किले में कदम रखना आसान है, पर वहां से पैर निकालकर लाना मुश्किल। मैंने हंसकर टाल दिया। पहला दिन मैंने सिर्फ किले का बाहरी घेरा देखा। ऊंची दीवारें टूटी हुई थीं, पर उनमें एक अजीब, जीवित सी खामोशी थी। ऊपर हवा किसी और ही लय में बह रही थी, जैसे किला उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। सूरज डूबने से पहले ही ग्रामीण लौटने लगे, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैंने पहली बार महसूस किया, ये किला वीरान नहीं था, ये निगरानी कर रहा था। उस रात डाक बंगले में मेरी नींद अजीब थी। दीवार पर एक छाया कई मिनट तक एक ही जगह ठहरी रही। मैंने सोचा पुआल की रोशनी का खेल होगा, पर जैसे ही मेरी आंख लगने लगी, खिड़की धीरे से खुद ब खुद खुल गई। मैंने मन को समझाया, ठंडी हवा होगी, लेकिन उस रात बेचैनी मेरी पूरी करवटों में फैल चुकी थी। दूसरे दिन मैं सुबह सुबह जीप लेकर दुर्गमगढ़ की चढ़ाई की ओर निकला। रास्ता रेगिस्तानी और सूना था, टूटी चट्टानों पर टायर फिसलते जाएंगे, ऐसा लगता था। रास्ते में वही गांव पड़ा जहां लोग शाम के बाद किले के तरफ नहीं जाते थे। गांव के मुखिया ने मेरी किट बैग देखते ही कहा, इतिहास खोजने आए हो साहब? पर कुछ इतिहास खुद को नहीं खोजने देता। मैंने मुस्कुरा दिया, जैसे हमेशा करता था। उस दिन मैंने किले का पूरा निचला भाग नापा, पुराने अस्तबल, प्रेरी चौकियां, और वह लंबी गैलरी जिसमें दीवारें अभी भी मानो किसी अदृश्य तलवार की चोट महसूस कर रही थीं। कुछ कमरों के दरवाजे ऐसे लगे जैसे अंदर से बंद हो। मैंने जोर लगाया, पर वे नहीं खुले। सबसे अनोखी बात थी, ऊपर जाने वाली सीढ़ियां धूल से ढकी नहीं थी। उन पर हल्के, सूखे, महीन निशान थे, नंगे पैरों जैसे, पर इंसानी आकार से थोड़े अलग। मैंने उस हिस्से को अगले दिन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि शाम ढलने से पहले ही गांव वाले तेजी से घरों को लौटने लगे थे और दूर से मुखिया की चेतावनी गूंजी, साहब, ऊपरी महल मत छूना, वहां रात जागती है। उस रात बंगले की हवा अजीब भारी थी। मेरे कमरे के बाहर कुछ देर तक पैरों की धीमी आहटें चलती रहीं, और जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस फर्श पर वही लाल सी मिट्टी बिखरी थी जो किले में मिलती थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद किसी कर्मचारी की लापरवाही होगी, पर भीतर चुभता हुआ वह एहसास गया नहीं। तीसरे दिन मैं किले के पूर्वी हिस्से की ओर गया, जहां बाकी हिस्सों की अपेक्षा अधिक ढही हुई दीवारें, बिखरे पत्थर और हवा में सड़न की हल्की गंध थी, लेकिन इन्हीं खंडहरों के बीच एक दीवार असामान्य रूप से साफ और नई सी लगी। जब मैंने उस पर दस्तक दी, तो आवाज गहरी उतरती चली गई। स्पष्ट था कि दीवार भीतर से खोखली थी। मैंने कुछ पत्थर हटाए और जैसे ही खुला हिस्सा सामने आया, वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक दिखाई दी, धूल, जाले और जंग लगे लोहे के ताले से ढकी हुई, मानो सदियों से किसी ने उसे छूने की हिम्मत ही न की हो। मैंने ताला तोड़ा और भीतर एक चमड़े की जिल्द वाली पुरानी डायरी मिली, जिसके ऊपर उभरा हुआ नाम लिखा था, राजकुमार समरवीर सिंह, दुर्गमगढ़ का आखिरी उत्तराधिकारी। जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला और कुछ शब्द पढ़े, रीढ़ में अचानक ठंड उतर गई, क्योंकि यह डायरी इतिहास नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इकरार था जिसे लिखते समय लेखक शायद रोया होगा, या फिर अपनी आखिरी सांस तक इंसान बने रहने के लिए संघर्ष करता रहा होगा। मैं घबराकर किले से बाहर निकला और डायरी को बैग में छिपाकर तेज कदमों से जीप तक पहुंचा।
डाक बंगले लौटते ही बूढ़ा नौकर नंदू मुझे देखकर ठिठक गया। उसकी नजर सीधी मेरे बैग पर टिक गई और उसने कांपती आवाज में पूछा, साहब आप ऊपर वाले हिस्से तक गए थे? मैंने बताया कि मुझे ईस्ट विंग से कुछ मिला है, लेकिन जैसे ही मैंने डायरी बाहर निकाली, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह फुसफुसाया, ये सिमरवीर की डायरी है साहब, जिसने इसे आखिरी बार पढ़ा था वो भी गायब हो गया था। और मैं स्तब्ध रह गया। पूछ बैठा, क्यों, इसमें ऐसा क्या है? नंदू ने दीवारों की ओर ऐसे देखा मानो वे भी हमारी बात सुन रही हो। फिर बेहद धीमी आवाज में बोला कि राजकुमार समरवीर आखिरी रात किले के ऊपरी रक्त महल गया था, जहां आज भी रात को लाल रोशनी बहती है और जहां से कोई इंसान लौटकर नहीं आता, क्योंकि वह जगह किसी और ही दुनिया का दरवाजा मानी जाती है। यही सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि इस डायरी को हाथ में लेकर मैं शायद सदियों से सोई किसी चीज को जगा चुका हूं। और नंदू का पीला पड़ता चेहरा, कांपते होंठ और बार बार दरवाजे की ओर जाना इस डर को और गहरा कर रहा था। साहब, रात होते ही इस डायरी का नाम भी मत लेना। और जब मैंने कुछ पूछना चाहा तो वह हाथ जोड़कर पीछे हट गया और अंधेरे गलियारे में गायब हो गया, मानो मुझसे और उस डायरी से दूर रहकर ही अपनी जान बचा सकता हो। सन्नाटा पूरे बंगले में फैल गया और उसी दबे हुए डर के बीच मैं अपने कमरे की ओर बढ़ा। अंदर घुसते ही पुराना किवाड़ कर्कशी आवाज के साथ बंद हुआ और हवा अचानक भारी हो गई। लैंप जलते ही दीवारों पर 3 परछाइयां उभरी, पर उनमें से एक मेरी हर हरकत के साथ नहीं हिल रही थी, जिसे मैंने जानबूझकर अनदेखा किया। फिर मेज पर डायरी रखकर कांपते हाथों से कुर्सी पर बैठ गया। सदियों पुरानी होने के बावजूद उसकी जिल्द पर धूल का एक कण नहीं था, मानो वह उस पल का इंतजार कर रही हो। और डर के बावजूद मेरी जिज्ञासा भारी पड़ी। मैंने धीरे से उसके पन्ने पलट दिए। पहला पन्ना खुलते ही कमरे की हवा अचानक बर्फ सी ठंडी हो गई और उस पर फैली धुंधली, जगह जगह पसीजी हुई स्याही के बीच लिखी पंक्तियां थी, बाहर हर दिन सैकड़ों मरते हैं, हवा लाल हो गई है, मैंने अपने 100 खास लोगों को बुला लिया है, अब हम महफिल मनाएंगे और मौत को किले से बाहर रखेंगे। शब्द जैसे कांप रहे थे और पंक्तियां पढ़ते ही साफ महसूस हुआ कि लेखक इन्हें लिखते समय सिर्फ लिख नहीं रहा था, वह हाँफ रहा था, डर में डूबा था और शायद अपने ही अंत को देखते हुए रो रहा था। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया और अगली पंक्तियों ने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। राजकुमार ने लिखा था कि एक अजीब भयावह बीमारी फैल चुकी थी, लोग उसे कहते थे लाल मौत। राजकुमार की डायरी में आगे लिखा था कि किले के भीतर उसने 7 विशेष कक्ष बनवाए थे, सिर्फ अपने 100 चुनिंदा लोगों के लिए। पर ये सामान्य कक्ष नहीं थे, इनका हर कमरा मानो किसी अलग दुनिया का प्रवेश द्वार लगता था। पहला कमरा, नीले रंग का, दीवारों पर नीला मखमली कपड़ा, नीली झूमर लाइट, नीले कांच के प्याले, हवा तक में ठंडक का एहसास। ये कक्ष शांति का प्रतीक था, बाहर के हाहाकार के विपरीत। दूसरा कमरा गुलाबी, ये कमरा उन नर्तकियों और संगीतकारों के लिए था, जहां सौम्य रोशनी, गुलाबी पर्दे और धीरे धीरे बहती खुशबू कमरे को किसी सपने जैसा बना देते थे। तीसरा हरा कमरा, जहां दीवारों पर बेल बूटों जैसे पैटर्न, हरी कांच की लैंप लाइट और पौधों जैसी सजावट थी, जैसे किले की कठोरता के बीच एक कृत्रिम जंगल। इसके आगे नारंगी, सफेद, बैंगनी कमरे, हर एक अपनी अलग ऊर्जा, रोशनी और उत्सव के लिए तैयार। लोग कमरे बदलते, हंसते, नृत्य करते, शराब पीते, मानो मृत्यु का कोई अस्तित्व ही न हो। लेकिन 7वां और अंतिम कमरा, काला कमरा, मानो उस किले के राज का सबसे अंधेरा सत्य था। डायरी में लिखा था, इस कक्ष में प्रवेश करने का साहस कम ही लोग कर पाते थे, और जैसे ही कोई अंदर कदम रखे, दीवारों पर फैला गहरा काला मखमल, फर्श पर पड़ा काला कालीन, भारी काले पर्दे और धुंधली रोशनी में लटका काला झूमर मिलकर ऐसा एहसास देते थे जैसे हर कोना किसी अदृश्य साए से भरा हो। और कमरे के ठीक बीचों बीच रखी वह विशाल काली घड़ी, जिसकी सुइयां मानो समय नहीं, किसी अज्ञात भय की ओर इशारा करती थी। कमरे में प्रवेश करते ही इंसान के भीतर उतरने वाले डर को और गहरा कर देती थी। उस घड़ी की पेंडुलम की हर टिक टिक कमरे की हवा को चीरती हुई ऐसी गूंज छोड़ती थी कि लगता था मानो किसी अदृश्य शक्ति की सांसें चारों ओर फैल रही हो। और जब भी वह घड़ी टन टन करती, उसकी भारी, भयावह आवाज पूरे काले कमरे से होती हुई पूरी महफिल में फैल जाती, जैसे किसी अनदेखे दरवाजे पर मौत ने दस्तक दी हो। डायरी में लिखा था कि उस क्षण जश्न रुक जाता, नाच थम जाता, शराब के प्याले हवा में ही ठहर जाते और हर चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता,
मानो समय खुद कुछ पल के लिए मर गया हो। और फिर जैसे ही उस टन टन की गूंज शांत होती, लोग हड़बड़ाहट से फिर हंसी ठहाकों में लौट आते, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी ही मृत्यु से जानबूझकर आंख चुरा रहे हो। डायरी में आगे लिखा था कि किले के भीतर जश्न की पराकाष्ठा तब पहुंची जब राजकुमार ने एक भव्य मास्क बॉल का आयोजन किया, नकाबों की महफिल। उस रात किला रोशनी से जगमगा रहा था और अंदर 100 लोग रंग बिरंगे, विचित्र और रहस्यमय चेहरे लगाकर घूम रहे थे। किसी ने भेड़िए का चेहरा पहना था, किसी ने राक्षस का, किसी ने सोने का मुकुटनुमा मास्क, तो कोई पंखों वाला मुखौटा लगाए नाच रहा था। शराब नदियों की तरह बह रही थी। हंसी, संगीत, शोर, सब मिलकर मौत का मजाक उड़ा रहे थे। बाहर लोग मर रहे थे और अंदर उनके नाम पर जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन काले कमरे की वह भयावनी घड़ी जैसे जैसे रात के 12 के करीब पहुंची, कमरे की हवा और भारी होने लगी, और जैसे ही उसकी 12 टन टन पूरे किले में गूंजी, पल भर में सब कुछ थम गया। नाचते हुए हाथ हवा में ही जमे रह गए, हंसी गले में सूख गई, संगीतकारों की उंगलियां तारों पर पत्थर की तरह अटक गईं, और उसी जमा हुए सन्नाटे में लोगों ने कांपती निगाहों से देखा कि काले कमरे के ठीक बीचों बीच एक अजनबी खड़ा था। वह न महफिल के 100 खास मेहमानों में शामिल था, न किसी ने उसे अंदर आते देखा था, मानो वह अचानक उस घड़ी की टन टन के साथ ही अंधेरे से जन्म ले लिया हो। वह लंबा, असामान्य रूप से पतला, अजनबी लाल खोपड़ी जैसे भयानक मास्क में वहीं स्थिर खड़ा था, जिसकी आंखों की जगह गहरा काला खालीपन था, ऐसा खालीपन जिसमें किसी जीवित आत्मा की झलक भी नहीं दिखती थी। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद कोई विशिष्ट मेहमान होगा, पर उसकी अडिग खामोशी और अजनबी उपस्थिति ने माहौल में ऐसा डर घोलना शुरू किया कि भीड़ की सांसें कांप उठी, और तभी राजकुमार क्रोध से उबलता हुआ उसे घूरते हुए आगे बढ़ा, भीड़ को रास्ते से हटाता हुआ गरजा, तू कौन है? बिना बुलावे मेरी महफिल में कैसे घुस आया? लेकिन अजनबी बिना हिले डुले चुप रहा। ये चुप्पी राजकुमार के क्रोध को और भड़काने लगी, और उसने तलवार का मूठ पकड़ते हुए दहाड़ मारी, निकल जा, वरना अभी तेरी गर्दन उतार दूंगा। पर वह अजनबी न डरा, न हिला, न एक कदम पीछे हटाया, वह बस उसी खाली, आत्माहीन गहराई से भरी निगाहों से राजकुमार को देखता रहा, मानो उस खामोश अंधकार से किसी की रूह खींच ले। फिर अचानक नहीं, बल्कि बेहद धीमी, सिहरन पैदा करने वाली चाल से वह राजकुमार की ओर बढ़ने लगा, और महफिल में मौजूद 100 लोगों की भीड़ होते हुए भी कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। हर किसी की टांगे जैसे पत्थर की हो गईं, जुबानें तालू से चिपक गईं, और समूचा कक्ष उस डर में जकड़ गया जिसमें सिर्फ उसी अजनबी के कदमों की धीमी पर मौत जैसी भारी आहट गूंज रही थी। अजनबी राजकुमार के बिल्कुल सामने आकर इतनी नजदीक खड़ा हो गया कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, और फिर उसने बेहद धीमी, सिहरन पैदा करने वाली गति से अपना लाल खोपड़ी जैसा मास्क हटाया। मुखौटा हटते ही पूरी महफिल सुन्न रह गई, क्योंकि उसके चेहरे की जगह कोई चेहरा था ही नहीं, न आंखें, न नाक, न त्वचा, बस एक काली, अंतहीन खाई, एक ऐसा जीवित अंधकार जो किसी गहरे, भूखे कुएं की तरह लगता था, जिसकी न कोई तह थी, न कोई आकार, बस एक अजीब, असहनीय भूख थी, जीवन को निगल जाने की भूख। राजकुमार के हाथ कांपते हुए तलवार छोड़ बैठे, जिसकी लोहे की गिरने की आवाज भी कमरे की गहरी खामोशी में समा गई, और तभी उसे तेज चक्कर आने लगे, माथे पर पसीना उभर आया, चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने फूटने लगे, मानो त्वचा के नीचे अचानक कोई जहर दौड़ रहा हो। अगले ही क्षण उसकी आंखों से, फिर नाक और मुंह से गाढ़ा, गर्म खून बहने लगा जो उसके वस्त्रों को लाल कर रहा था, और पूरी महफिल निष्प्राण डर से जड़ हो गई, क्योंकि राजकुमार का शरीर उस अदृश्य, अंधेरे भय के सामने धीरे धीरे ढहता जा रहा था। महफिल में मौजूद 100 लोगों की चीखें एक साथ फूट पड़ी, कोई पेट पकड़कर जमीन पर गिर रहा था, कोई दीवार से टकराकर नीचे फिसल रहा था, तो कोई जमीन पर हाथ पैर पटकते हुए तड़प रहा था। हर एक की नसों में वही लाल दाने तेजी से फैल रहे थे, आंखें खून से भरी, त्वचा भीतर से जलती हुई, और हर कराह में मौत की गंध घुली हुई थी। तभी काले कमरे की वह विशाल घड़ी, जो वर्षों से कभी नहीं रुकी थी, अचानक ठहर गई, उसके अंतिम टन टन हवा में अधूरी लटकी रह गई, मानो समय खुद डरकर भाग गया हो। पर्दों की छाया और गहरी हो गई, दीवारों पर नाचती रोशनी बुझती चली गई, और कमरा एक ऐसे अंधेरे में बदल गया जो इंसानों का नहीं, किसी दुष्ट शक्ति की सांसों से बना हुआ लगता था। उस खाई जैसे काले, चेहराविहीन अजनबी ने धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच खड़े होकर मानो ये घोषणा कर दी,
लाल मौत ने अपनी जीत ले ली है। और फिर दरबारी, राजकर्मी, नर्तक, मेहमान, हर इंसान एक एक करके तड़पता हुआ दम तोड़ता गया। किला मौन हो गया और उस भारी ठंडे सन्नाटे में मौत ने खुद को राजा घोषित कर लिया। मैंने डायरी के पन्ने बंद कर दिए। उंगलियां अब भी डस्टी लेदर पर जमी थी, मगर दिमाग लाल मौत, काला कमरा और उस चेहराविहीन अजनबी की तस्वीरों में उलझा था। रात बहुत हो चुकी थी और डायरी के आखिरी शब्द हथौड़े की तरह मेरे दिमाग में धड़क रहे थे। काले कमरे की छवि पलकों पर चिपक कर मुझे घूरती रही, इसलिए मैं डर कर लालटेन बुझाकर चारपाई पर लेट गया। पता नहीं कब नींद आए, लेकिन पूरी रात सपनों में वही काला दरवाजा, वही रुकी हुई घड़ी और वही अंतहीन खाई जैसा चेहराविहीन अजनबी तैरता हुआ मेरे सामने आता रहा। जब मेरी नींद टूटी तो सूरज का हल्का उजाला पत्थर की दीवारों पर फैल चुका था, लेकिन मन में बस यही सवाल गूंज रहा था कि क्या वह काला कमरा सच था या सिर्फ डायरी का असर। मैंने खुद से कहा कि अगर वह वाकई इस किले में मौजूद है तो मुझे उसे ढूंढना ही होगा। और फिर बैग और लालटेन उठाकर पूरे किले का दोबारा सर्वे शुरू किया। पूर्वी हिस्सों में गया, टूटी मेहराबों के नीचे से गुजरा, कायद जमे गलियारों को खंगाला, यहाँ तक कि पुराने सैनिकों के आवासों में भी देखा, लेकिन डायरी में वर्णित उन 7 कमरों का कहीं कोई निशान नहीं मिला। किले के उत्तर कोने में एक धसी टूटी दीवार देखते ही जब मैंने कुछ पत्थर हटाए, तो भीतर छिपी हुई संकरी सीढ़ियां दिखाई दी और मेरे कदम ठहर गए। यही कोई गुप्त कक्ष होना चाहिए था। सीढ़ियां धरती के नीचे उतरती थी और सबसे नीचे एक अंधेरे गलियारे के अंत में मोटी लकड़ी का एक दरवाजा मिला, जो बंद तो था लेकिन सड़ा नहीं था। मैंने जोर लगाया, दरवाजा चर्रा की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला और उसी क्षण मेरी सांसें वहीं थम गईं। डायरी में पढ़े हर शब्द को साक्षात सामने पाकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कमरा काले मखमल से ढका था, दीवारें, छत, कालीन सब गहरे अंधेरे में डूबे हुए, पर हैरानी यह कि एक धूल का कण भी नहीं था, मानो ये जगह आज भी किसी मेहमान के स्वागत को तैयार हो। हवा इतनी स्थिर थी कि लगता था जैसे कमरा खुद सांस रोककर मेरा इंतजार कर रहा हो। और जब मैं कुछ कदम भीतर बढ़ा, तो कमरे के अंतिम सिरे पर वही विशाल काली घड़ी दिखाई दी, जिसकी सुइयां धीमे, बेहद धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। मैं अपनी धड़कनों की तेज होती थरथराहट महसूस कर रहा था। सदियों पुरानी उस घड़ी को किसी इंसान ने शायद कभी छुआ भी नहीं, फिर भी उसका चलना मेरे हाथों की गर्मी छीन रहा था। अगर घड़ी चल रही है, तो क्या कमरा आज भी 12 बजने का इंतजार कर रहा है? ये सोचकर मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैं भागा नहीं, लेकिन तेजी से बाहर निकला। ऊपर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, टूटे पत्थर वापस सरकाकर सीढ़ियों का रास्ता छिपा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रात के 12 बजने पर मैं उस कमरे के आसपास भी रहूं। मैंने तय कर लिया कि इस किले से निकल जाना ही समझदारी है, क्योंकि कुछ चीजें इतिहास नहीं बल्कि सजा होती है। और आज भी जब मैं ये सब लिख रहा हूँ, मुझे लगता है वह कमरा अब भी किसी के कदमों की प्रतीक्षा कर रहा है। काला मखमल अब भी ताजा है, घड़ी अब भी चल रही है, और वह बिना चेहरे वाला अजनबी शायद वहीं खड़ा है। इसलिए अगर कभी तुम दुर्गमगढ़ आओ और किसी गुप्त सीढ़ी, किसी छिपे दरवाजे या काले पर्दों से ढंके कमरे को देखो, तो वहां मत जाना, क्योंकि उस कमरे में समय नहीं चलता, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, एक नया मेहमान। और याद रखना, लाल मौत 2 बार दस्तक नहीं देती।